अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दस्तक में मैं हूं आपका होस्ट मंसूर खान। नाज़रीन, आज का दिन जो है वो यकीनन बड़ी अहमियत का हामिल है। कोविड-19 के बाद जो है वो हम देखते हैं कि जहां पूरी दुनिया का जो निज़ाम था वो दरम-बरम हो गया और उसके बाद एक नई सूरत हाल ने जन्म लिया और जो नई जन्म लेने वाली सूरत हाल थी उसमें मुतअद्दिद हमने देखा कि मसाइल जो है वो उसका सामना दुनिया भर को करना पड़ा। बिलखुसूस तरक्की पजीर ममालिक की बात कर लें, बिलखुसूस पाकिस्तान की अगर बात कर ली जाए तो मुतअद्दिद ऐसे मसाइल थे कि जिसका सामना पाकिस्तान को करना पड़ा। लेकिन जो सबसे अहम बात थी वो थी ये वायरस के साथ साथ इसको निमटने की जो सूरत हाल थी पाकिस्तान में आज तक जो है वो हम देखते हैं कि उस पर किसी किस्म का कोई कंसेंसस जो है वो नहीं नजर आ रहा और मुतअद्दिद ऐसे मसाइल हैं जो गाहे बगाए जो है वो जन्म लेते चले जा रहे हैं, लेकिन उसको एड्रेस करने के हवाले से ताहाल जो है वो हुकूमत पाकिस्तान जो है वो नाकाम नजर आती है। बिलखुसूस अगर सियासी इस्तेकाम की बात कर ली जाए तो वो इन तमाम तर सूरत हाल में, जबकि आपका मुल्क जो है वो एक इंतहाई मुश्किल दौराए से गुजर रहा है, उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम जो है वो किसी सूरत भी नहीं नजर आ रहा। इससे पहले माजी की अगर बात कर ली जाए तो इस किस्म की आफात या मुश्किल वक्त जब भी पाकिस्तान पर पड़े तो हमने देखा कि तमाम तर सियासी इख्तलाफात को बुलाकर जो सियासी तंजीमें थी वो एक प्लेटफॉर्म पर नजर आती थी और मसाइल के हल के लिए जो है वो एक यकसा पॉलिसी जो है वो हमारे सामने नजर आती थी। आज इसी हवाले से जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो समाअत करी और समाअत में आप कह सकते हैं कि कुल्ली जायजा जो है वो पाकिस्तान की इस वक्त जो सूरत हाल थी, ना सिर्फ सियासी बल्कि माशरती और माशी सूरत हाल, तमाम तर पहलुओं का जायजा लिया गया और पाकिस्तान की वो हकीकत जो आज के हालात में है वो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा बेहतर रहनुमाई या प्रेजेंटेशन जो है वो नहीं हो सकती थी जो कि आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से की गई। आज बड़े वाज़ेह अंदाज में तमाम तर पहलुओं को जो है वो जायजा लिया गया और उसके साथ साथ हुकूमत को ये तंबीह भी की गई, एक हफ्ते का टाइम जो है वो दिया गया, एक वाज़ेह पॉलिसी जो है वो बनाने के हवाले से हुकूमत को जो है वो ताकीद की गई है कि वफाक सूबों के साथ मिलकर एक यकसा पॉलिसी, एक यकसा निज़ाम जो है वो सामने लाए जिसके साथ साथ ये कोविड-19 का भी मुकाबला किया जा सके। इस सूरत हाल से निमटने के साथ साथ जो है वो दीगर जो माशरती मसाइल हैं, जो माशी मसाइल हैं, उनको भी जो है वो हल किया जा सके। जो मुख्तलिफ आर्गूमेंट जो है वो हुकूमती तर्जुमानों की जानिब से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दिए गए वो यकीनन नाकाफ़ी थे। अदालत उज़्मा की नज़र जो है वो इंतहाई आप कह सकते हैं कि गहरी दिखाई दी इस तमाम तर सूरत हाल में और बिलखुसूस जो है वो एक चीदा चीदा नुकात को जो है वो अदालत उज़्मा की जानिब से बड़ा वाज़ेह जो है वो बयान किया गया। बड़ा माइन्यूट सा पहलू है लेकिन बताया गया कि कराची से इस्लामाबाद आज जो है वो ट्रैवलिंग किसी भी सतह पर बंद है और यही वजह है कि 25,000 रुपए किराया लिया जा रहा है आज का, अगर आज कराची से किसी को इस्लामाबाद जाना है। ये वो सूरत हाल है कि जिसका अदालत उज़्मा की जानिब से बड़ा वाज़ेह तौर पे जो है वो नोटिस लिया गया और जो एक खराबी नज़र आ रही है, एक मिसमैनेजमेंट नज़र आ रही है इस तमाम तर सूरत हाल में, तमाम तर पहलुओं को बड़ा वाज़ेह तौर पर उजागर किया गया और उस पर जो है वो जवाब तलब किया गया ना सिर्फ वफाकी हुकूमत से बल्कि सूबाई हुकूमतों से। आज हमारी जो गुफ्तगू है इसका जो है वो मौजू यही है, मौजू गुफ्तगू यही रहेगा और हमारे साथ मौजूद है रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शैला साहिबा, उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे सेनेटर असद अशरफ साहब रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के और अहमद जवाद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, तर्जुमानी करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। सबसे पहले शैला रज़ा साहिबा मैं आपकी तरफ जाना चाहूंगा। आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस तमाम तर मामले को टेकअप किया और बहुत चीदा चीदा नुकात पर जो है वो बात की गई और एक मेन जो आप कह सकते हैं कि जो हेडलाइन बनी वो यही बनी कि एक हफ्ते का टाइम है, कोई यकसा निज़ाम जो है वो मुतारफ़ कराया जाए जिसमें मईशत भी साथ साथ आपकी चलती रहे, माशरत भी आपकी साथ साथ चलती रहे और उसके साथ साथ इस वबा का मुकाबला भी किया जा सके। अच्छा, जहाँ तक बात जो है कि वो इत्मीनान वो नहीं जाहिर कर सके तो ये मुझे इसमें कोई बात ऐसी नहीं लगी, इसलिए कि देखिए ये एक नेचुरल डिजास्टर है और वो ममालिक जो कि हमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो भी जो है अभी तक क्राइसिस में है और हम एक तरक्की पजीर मुल्क हैं और हमारे यहाँ भी चारों सूबे जो है अपनी इस्तात से आगे बढ़कर मैं इस वक्त बहुत संजीदगी से बात करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि ये बातें रिवायती अंदाज से की जाएं जो कि हो रही है, इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो सूबाई हमारा हेल्थ का बजट है तमाम सूबों का वो आम हालात के लिए भी जब हम बजट लाते हैं
तो हमारी ऑपोजिशन की पार्टीज जो हैं वो हेल्थ और एजुकेशन और अब हमारे यहाँ अमन और अमान भी आ गया है, उसके बजट ही को क्रिटिसाइज करती हैं और राइट भी करती हैं। और जाहिर है कि जो हम लोग का बजट है वो सरप्लस तो नहीं होगा ना, तो जो चारों सूबों का बजट है वो इस पेंडेमिक से निपटने के लिए नाकाफी है। और उसके बावजूद भी एक कोशिश है जो कर रहे हैं चारों सूबे। और इस वक्त जो चारों सूबों में लॉकडाउन है, एनसीओसी के साथ बैठ के चारों सूबों ने जो है किया है, पहला लॉकडाउन भी और दूसरा भी। पहला लॉकडाउन का ऐलान पहले सिंध ने किया रात 12 बजे से, और उसी रात तमाम सूबों ने भी अपने यहाँ फौज बुलवा ली और सेकेंड डे से लॉकडाउन हुआ। दूसरे लॉकडाउन का ऐलान एनसीओसी से पहले बलूचिस्तान ने कर दिया और ये दूसरा लॉकडाउन हुआ। जो कारोबार खोलना है उसके लिए भी 98% इत्तेफाक हुए। कौन सा खुलना है, जैसे कराची में इस वक्त तकरीबन 400 के करीब सनतें खुल गई हैं। तो ये मैं आपको खास तौर पर जिनके पास एक्सपोर्ट का है। अब जो दूसरी बात है मसाजिद की, मसाजिद खुली है लेकिन उसमें उनके स्टाफ को ही इजाजत है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये जो 20 नुकाती मायदा था इसके लिए कहा भी गया था सुबह अपने हिसाब से देखें, और हमने अपने हिसाब से देखा, लेकिन हमने देखा कि पूरे पाकिस्तान में इन SOPs पे अमल नहीं हुआ, तो हो भी नहीं सकता। तो हुकूमतों ने जो कोशिश की है मैं उन्हें सराहूंगी। मैं समझती हूँ कि एक ये तो एक सेकेंडरी ओपिनियन आप कह सकते हैं कि ओवरऑल यही गुफ्तगू हो रही है, लेकिन अदालत उज़्मा ने जिन चीजों की तरफ निशानदेही की है वो बड़ी वाज़ेह है कि अगर एक दुकानदार दुकान खोलने भी जाएगा इन SOPs के तहत तो उसको किन किन रास्तों से गुजरना पड़ेगा। अच्छा, मैं दो बातें कहना चाहती हूँ, इस पे भी बात कर लेती हूँ। एक तो ये कि चारों सूबे में लॉकडाउन है और वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ के वजीर सेहत आपको लॉकडाउन की हिमायत में मिलेंगे सिवाय वजीर आजम के। और पहले दिन से जो लॉकडाउन है उसमें मेडिकल स्टोर, किराना और फ्रूट की शॉप्स खुली रही। और इस अलावा जो बाद में अब दूसरी जो बातें हैं वो ये हैं कि देखिए चारों सूबे जो डिसाइड कर रहे हैं वो अपनी खुशी से लॉकडाउन नहीं कर रहे हैं। कोरोना की जो बढ़ती हुई शराय अम्बात है और जो हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी है, सबसे ज्यादा सिंध टेस्ट कर रहा है, उससे जो पॉजिटिव आने का परसेंटेज है उसके बाद ये, और जो हमारी हेल्थ कैपेसिटी है हर सूबे की, उसके हिसाब से हर सूबा ये काम कर रहा है कि लॉकडाउन होना चाहिए। और कोई खुशी से नहीं कर रहा, ना दुनिया ने खुशी से किया, लेकिन हम एक ऐसी वबा का शिकार हैं जिसका कोई इलाज नहीं है। और शहर साहब ये तमाम चीजें अंडरस्टूड है, लेकिन यहाँ बुनियादी सवाल ये उठाया गया कि कोई यकसा निजाम आप मुतारिफ नहीं करा सके। आज भी जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो बड़ा वाज़ेह तौर पर आपके सामने है। आप कोई मरबूत निजाम जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं करा सके पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए। इसमें शक नहीं है, इसमें शक नहीं है, क्योंकि आज भी सारे सूबे जो हैं वो ये कह रहे हैं कि 9 तारीख को हम देखेंगे कि क्या SOPs के तहत आगे बढ़े। लॉकडाउन रहेगा लेकिन मुख्तलिफ चीजों में नरमी कर दी जाएगी। लेकिन वजीर आजम फिर कह रहे हैं कि सारी तबाही लॉकडाउन का नतीजा है, सारा मसला लॉकडाउन है, अशराफिया ने लगाया है। तो असल में कंफ्यूजन वजीर आजम फैला रहे हैं और NCOC का तो इजलास हो रहा है, लेकिन वजीर आजम साहब ये नहीं कर रहे कि एक पार्लियामेंट के मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर ही कोई बुलाया से ही बात कर लें और या एक इजलास सा कुछ कर लें कि जिसमें वो एक अच्छा सियासी फैसला दे। और वजीर आजम अभी तक लॉकडाउन को लेकर कंफ्यूजन का शिकार है और यही वजह है कि लॉकडाउन जो है वो इफेक्टिव नहीं हो सका। अगर पहले 15-15 दिन की तो आपने खुद ही जो है वो अपनी बात की नफी कर दी कि लॉकडाउन जो है वो इफेक्टिव नहीं हो सका और उसकी वजह जो है वो यही बनती है। अगर आप जिम्मेदारी जो है वजीर आजम पे डाल देती है, सेनेटर असद अशरफ साहब, क्या बनेगी सूरत हाल? अदालत उज़्मा को नोटिस लेना पड़ता है और उसके बाद तमाम तर पहलुओं का बड़ा जो है वाज़ेह तौर पर जो है वो मंजरकशी की जाती है और उसमें कोई शक नहीं कि इसमें एक नुक्ता भी जो है वो गलत नहीं है। आप कंसेंसस नहीं बिल्ड कर सके। आज
देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो सवालात उठाए हैं वो बिल्कुल वो हैं जो एक समझदार पाकिस्तानी जिस चीज पे परेशान है और आज 2-3 माह हो गए कंफ्यूज स्टेट में है कि वो कहाँ जाए, क्या करें। आप देखिए, कराची में डॉक्टर फुरकान की फैमिली को, जो कि खुद एक कार्डियक हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, उनको नहीं पता लगा कि उन्होंने कहाँ पर जाना है, किस जगह पे जाना है, किसको करना है, किस तरह वेंटिलेटर को करना। कहने का मतलब है कि एक आम आदमी भी कंफ्यूजन का शिकार है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुद क्लियर नहीं है। वो ये कहते हैं, आपने सुना होगा कि आज भी वो ये कह रहे थे कि एक्सीडेंट्स में उनके जी ज्यादा मरते हैं और ये उन्हें ये समझना चाहिए कि ये एक्सीडेंट कंटेजियस नहीं होता, हार्ट अटैक कंटेजियस नहीं होता, डायबिटीज में कंटेजियस नहीं है, ये कोरोना है और ये कंटेजियस है। और कंटेजियस इससे ज्यादा रैपिड प्रोपगेशन का आज तक नहीं आया। ये बात इनको समझनी चाहिए। जो इन्होंने नहीं सीखा, आज भी नहीं सीख रहे। आज भी प्रोफेशनल्स को चारों सूबों से इकट्ठे करके एक एडवाइजरी काउंसिल बनाए और उसकी एडवाइस पे सारा कुछ करें। ये डे टू डे बेसिस को देख रहे हैं। आपके हमसाए में देखें, आपसे गुना ज्यादा आबादी का बड़ा मुल्क है, एक दिन में कर्फ्यू लगा दिया और किसी की मजाल नहीं हुई कि कोई बाहर निकल सके। आजकल हर आदमी के पास एक मोबाइल है, जो कैमरे की आंख जो आपकी है वो सबके पास है। क्या कोई आपने देखा कि वहां पे लाखों लोग जो है भूख से मर गए हो या उन्होंने खुदकुशी कर ली हो या लड़ी हुई कहीं पे? बिल्कुल नहीं। 7 गुना ज्यादा मुल्क आपका हमसाया, वहां पर 40,000 केसेज और आपके यहाँ आज 20,000 और 800 के करीब हो गए, यानी 21,000 के करीब हो गए। सेनेटर साहब, हम तो लेकिन वही खड़े हैं जहां से जो है वो हम चले थे। आज भी जो है वो अगर कोई चीज तबाह बर्बाद है तो वो मुल्क की मईशत है, माशरत है। लॉकडाउन की वजह से कोरोना में तो कोई ऐसा खास फर्क नहीं आया। बिल्कुल आपने ठीक कहा, कोरोना जो है वो बिल्कुल उसी हिसाब से बढ़ रहा है जिस हिसाब से हमने किया था कि ये यहाँ पर मई जून में जो है ये पीक पे आएगा। और आज भी वही है। कोई इसकी पेशबंदी पहले नहीं की गई। देखिए, एक हफ्ते का अगर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हो जाता फर्स्ट वीक में, स्टार्ट में, तो आज ये सर्किट ब्रेकर की तरह है। जैसे आप सर्किट ब्रेकर निकाल देते तो उसकी प्रोपगेशन रुक जानी थी। ये आधा तीसर आधा बटेर रखकर उसको फैलने का भी मौका देते हैं, उसको प्रोपगेशन का भी देते हो और फिर अल्लाह पे तवक्कल करके बैठ जाते हैं, कोई पॉलिसी भी बनाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा सुप्रीम कोर्ट ने। जितने सवाल पूछे, ये वो सवाल है जो हर प्रोफेशनल आज कर रहा है। लेकिन सेनेटर साहब, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो दीगर सियासी जमातों पे भी उसी तरीके से आयद होती है। मुल्क का मसला है, पाकिस्तानी अवाम का मसला है, मईशत माशरत का मसला है। मुझे दूसरे चैनल का टाइम हो रहा है, अगर मुझे 1 मिनट दे दे तो मैं क्विट कर जाऊं। आपने जब प्राइम मिनिस्टर ने तमाम ओपोजिशन को बुलाया था तो कलेक्टिव विजडम वहां पर होनी चाहिए। जब कलेक्टिव विजडम होती है तो कोई ना कोई नतीजा भी निकलता है, SOPs बनते हैं। और आप अगर उसको टारगेट लेके चलते तो आज बहुत अच्छे हालात होते और इतनी अमवात और इतने केसेस ना होते। मैं सेनेटर साहब आपके पास आता हूँ। जी शाला साहबा, मैं क्योंकि आपके प्रोग्राम के अलावा मेरा प्रोग्राम है और यही होता है, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ और मैं पूरे अपनी ईमान के साथ बात कहना चाहती हूँ। डॉक्टर जो कल शहीद हुए हैं उनके लिए इंडस में बात हो चुकी थी और उनकी जो ऑडियो क्लिप है वो रिलीज हो चुकी है। उनकी भतीजी निदा जो है उन्हें आमादा कर रही है कि आप किसी तरह भी चलें हॉस्पिटल। वो कह रहे हैं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, बेटियों का मामला है, मेरे मोहल्ले वाले जमा हो जाएंगे, सबको क्वारंटीन कर देंगे, मैं ठीक हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं फिर रहा हूँ। एम्बुलेंस खड़ी रही, वो जाने को तैयार नहीं हुए। अदरवाइज ये कि उनकी शहादत हो गई, लेकिन वो खुद रेडी नहीं थे। उनकी वाइफ भी चाह रही थी, उनके भतीजा भी चाह रहा था, उनकी भतीजी भी चाह रही। साहब, उसकी बुनियादी वजह यही बनी ना, आपको एनवायरनमेंट नहीं दे सके इतने दिनों में, एक निजाम जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं करा सके, लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर सके। ऐसी बात नहीं है। कराची में, पूरे पाकिस्तान में सबसे अच्छा सिंध में क्वारंटीन सेंटर्स हैं, वो खुद नहीं गए। और इस वक्त आपके साथ जब मैं प्रोग्राम कर रही हूँ तो NDMA की तरफ से भी चल रहा है कि 830 जो हैं वो सिंध के सरकारी हॉस्पिटल के पास वेंटिलेटर्स हैं और वैसे मिलाकर सबके 1550 हैं। लेकिन उनकी अपनी ऑडियो क्लिप जो है वो वायरल हो चुकी है, जो उनकी भतीजी उन्हें कन्विंस कर रही है और वो नहीं जाना चाहते। और जब उन्होंने जाना चाहा तो देर हो गई।
देखिए, इन्होंने कोरोना के मरीज को अछूत बना दिया है। ये आपका वीआईपी होना चाहिए था, इसको करंट में वीआईपी ट्रीटमेंट। देखिए, हमारे यहाँ के लोगों का अपना ख्याल है और मुझे दूसरे प्रोग्राम में जाना है। आई एम सॉरी। जी 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 बिल्कुल, सेनेटर साहब आप फरमा रहे थे कुछ। मैंने कहा कि ये हमारा जो मरीज है कोरोना का, ये वीआईपी होना चाहिए, ना कि स्टिग्मा होना चाहिए सोसाइटी पे। इसको क्वारंटीन में वीआईपी ट्रीटमेंट। साहब, अब तो कोई निजाम नहीं अब तक ऐसा इंट्रोड्यूस करा सके ना। इस वक्त अगर पाकिस्तान में किसी चीज की मतलब आप कह लें कि सिवाय शोर के कुछ नहीं है। यहाँ इस वक्त कोई मरीज बाकी नहीं बचा है, कोई बीमारी बाकी नहीं बची है सिवाय कोरोना के, लेकिन कोरोना भी एड्रेस नहीं हो रहा। देखिए, आपकी बात ठीक है। लाहौर में आपने देखा नहीं कि किस तरह कोरोना के मरीजों ने एक्सपो सेंटर में वहां पर उन्होंने तोड़फोड़ की और वो उन्होंने इकट्ठे होकर किस तरह उन्होंने दवाइयां दी है कि उनके साथ क्या हो रहा है, जानवरों जैसा सलूक हो रहा है। देखिए, ये क्वारंटाइन सेंटर ऐसे नहीं होते कि आप एक बिस्तरा 16 बाई 8 फुट एरिया में 2 बेड डाल दे और 2 मैट्रेस डाल दे और दैट इज क्वारंटाइन। आपको अगर वहां पर आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं की, आपने वहां ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं की, आपने कोई फैसिलिटीज बेसिक वहां इक्विपमेंट नहीं रखा, क्या सिर्फ बिस्तरे पे लिटाने के लिए उन्हें ले गए और वो भी लाचारों को अनअटेंडेड छोड़ दे, वो दवाइयां अपनी खरीद के लाए, वो खाना अपना खरीद के लाए, वो मिलने से तरस दे, उनके पास कोई देख लेना आए। ये वीआईपी मरीज है, इनको तो आपको डॉक्टर, पैरामेडिक्स को और स्टाफ को इनको हर वक्त देखना चाहिए और इनको गवर्नमेंट को वो फैसिलिटीज देनी चाहिए जो 5 स्टार होटल में किसी को देनी चाहिए, ताकि वो अपनी ये ना समझें कि अगर हम जाएंगे तो हम वहाँ 14 दिन इस तरह जानवरों की तरह हमारे साथ सलूक किया जाएगा, बल्कि एक बाइज्जत शहरी की तरह, एक पेशेंट की तरह जो उसका रिस्पेक्ट बनती है वो तो दी जाएगी। साहब, ये हमारी बदकिस्मती है कि ताहाल जो है ऐसा कोई निज़ाम जो है वो मुतारिफ नहीं कराया जा सका, बल्कि हुकूमतों के माबैन आज तक इस चीज़ पे कंसेंसस नहीं नज़र आ रहा कि ये वबा जो है वो किस हद तक ख़तरनाक है और इसके हवाले से जो प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं वो किस हद तक ज़रूरी हैं। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हासिल होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम जिक्र कर रहे थे आज की मौजूदा सूरत हाल पर, बिलखुसूस अदालत उज़्मा की जानिब से जिस किस्म के रिमार्क्स आज आए, बड़ा वाज़े तौर पर जो है वो कुल्ली तौर पर जो इस वक्त माशरती जो सूरत हाल है उसको बड़ा वाज़े तौर पर इंडिकेट किया गया। एक एक नुक्ते को जो है बड़ा वाज़े तौर पर जो है वाज़े करते हुए अदालत उज़्मा ने जो है हुकूमत को टाइम दिया 1 हफ़्ते का, कि जिसके बाद जो है वो यकसा निज़ाम पॉलिसी जो है वो कोई मुतारिफ कराई जाए जिसके तहत जो है इस वबा से भी निपटा जा सके और उसके साथ साथ जो माशरती और माशी मसाइल हैं उनको भी जो है वो हल निकाला जा सके। अहमद जवाद साहब, आपके ख्याल में क्या ज़रूरत पेश आई? मतलब कमोबेश 50 रोज़ गुजर गए, 50 रोज़ में जो है हम कोई ऐसा सियासी निज़ाम नहीं मुतारिफ करा सके, कोई ऐसा यकसा निज़ाम नहीं मुतारिफ करा सके। आज भी जो है वो चपकलिश बड़ी वाज़े तौर पर नज़र आती है। अहमद जवाद साहब से शायद आवाज़ का कोई इशू हमारे साथ आ रहा है। सेनेटर साहब, क्या वजह बनती है, सियासी जो तंजीमें हैं क्या वजह बन रही है कि आज तक जो है आप कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं मुतारिफ करा सके कि जिसकी बुनियाद पर जो है वो इस इशू को एटलीस्ट जो है वो एड्रेस कर लिया जाता? बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये काम हुकूमत का है, आज भी वो ये काम कर सकती है। अगर वो फैक्ट्रियों को 40 इंडस्ट्रीज को अभी मेरी बैंक कह रही थी अलाउ कर सकती हैं कि वहाँ काम हो, और अगर वो बाकी चीज़ों को कंस्ट्रक्शन कंपनी कंस्ट्रक्शन को खोल सकती हैं और दूसरे सारों को कर सकती है, तो वो असेंबली, नेशनल असेंबली और सेनेट का और प्रोविंशियल असेंबलीज के भी सेशन कॉल कर सकती हैं विद प्रॉपर प्रिकॉशन और उसके मेयर्स, प्रिकॉशनरी मेयर्स के साथ, और वहाँ पर फिर तमाम लोगों की इनपुट लें, तमाम पार्टीज की लें। मुख्तलिफ कमेटियां बनी हुई हैं। फंक्शनल कमेटियां किस लिए होती हैं? वो इन्हीं कामों के लिए होती है और इन चीजों की भी बनी हुई है, हेल्थ की है, मैनेजमेंट की है, इंटरप्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन की है, दूसरी चीजें हैं। ये सेशन कॉल करें और वहां पर मैं तो ये कहूंगा कि वहां पर तमाम पार्टीज के हेड भी बैठे हुए, सरकर्ता लीडर्स बैठे हुए सारे, वो वहाँ कलेक्टिव विजडम से एसओपीज बनाएं और उसको लेके चलें। साहब, लेकिन आज तक आप तमाम लोग ऐसा कोई हल नहीं निकाल सके, या तो वजीर आजम को कन्विंस कर लेते या वजीर आजम जो है सूबों को कन्विंस कर लेते। देखिए, ये वजीर आजम माजिद के साथ वो कंटेनर से आज तक नहीं उतर सके। आज भी मेरा ख्याल है कोर्ट ने उसी चीज को सामने रख के ये रिमार्क्स दिए हैं कि हट जिद अना
और इस तरह की चीजें जो हैं ये लेके अगर आप कोई फैसला सादर करेंगे, कलेक्टिव विजडम नहीं लेंगे, लोगों की इनपुट नहीं लेंगे, अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की नहीं लेंगे, लोगों की बात नहीं सुनेंगे। लेकिन अल्टीमेटली सेठ साहब अब जो वजीर आजम जो गुफ्तगू कर रहे थे आप उसी तरफ आ रहे हैं, वही स्मार्ट लॉकडाउन की बातें हो रही हैं। पंजाब में भी जो है वो कहा जा रहा है कि 37 सनतें जो है वो खोल दी गई हैं। सिंध में कहा जा रहा है 150 फैक्ट्रियों को इजाजत दी गई है। तो इसका मतलब है कि वो मईशत को साथ लेके चलना चाहते हैं। अल्टीमेटली आप उसी तरफ आ रहे हैं। तो मतलब कहीं पर जो है वो अगर कोई चीज है तो वो मिसमैनेजमेंट है। देखिए, जान है तो जहान है कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये कह रहे हैं जहान है तो जान है। ये रिवर्स कर रहे हैं। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो सदियों से चीजें चली आ रही हैं उसी को फॉलो करें। जान है तो जहान है, और जान उसी वक्त है जब आप एक लायामल यीशु से कोई SOPs बनाए कि किस तरह इसको पूरी कौम ने यकजान होकर इससे मुकाबला करना है और इसको कंटेन करना है, इससे अपने वार करने हैं। आप ये वो उस तरह है कि चोर को कहते चोरी करो, कोरोना को कह रहे हो फैलते जाओ पाकिस्तान में, जहां से मर्जी आओ, फ्लाइट्स के थ्रू आओ, बॉर्डर के थ्रू आओ, जगह जगह से आओ, आपको कोई रुकावट नहीं है। और शाह को आवाम को ये कहते हैं कि जाते रहो, स्टे होम, स्टे सेफ, वॉश योर हैंड, और फिर हम आपकी इकोनॉमी के लिए ये पैकेज ला रहे हैं, फला कर रहे हैं, ढमा कर रहे हैं। आपकी ये कौम जो है गरीब मुल्क है ये, जहाँ पर आपने देखा होगा कि जानवर जो है वो सब्जियां खाते हैं, रोटियां खाते हैं, गंदम खाते हैं, और यहाँ पर इतनी ज्यादा आपकी गंदम है कि बाकू और जॉर्जिया तक जाके बिकती है यहाँ स्मगल होके। यहाँ पर हर घर में गंदम का जखीरा हुआ तो गाँव में जाके देखे। शहरों में तो आप जुलूस निकाल लेते हैं कि दूसरी हुकूमतों को फेल कराने के लिए या उनके अगेंस्ट। किसी देहात में भी किसी ने, गरीब आदमी ने जुलूस निकाला है कि मैं भूख से मर गया हूं या मेरे पास कुछ नहीं है? जी अहमद जवाद साहब, क्या जरूरत पेश आई आपके ख्याल में इस तमाम तर सूरत हाल में अदालत उज़्मा को आज खुद नोटिस लेकर, और तमाम तर आपके जो नुकात थे उस पर जो है वो चीदा चीदा करके जो है वो उस पर रोशनी डाली गई और बड़ा वाज़े तौर पर इसको एलिब्रेट किया गया? अहमद जवाद साहब से फिर हमारा राब्ता जो है वो नहीं हो पा रहा है। सेठ साहब, बहरहाल ये एक बुनियादी मसला है। आज भी आपने किसी हद तक तो एक जो पॉवर्टी लाइन से बहुत नीचे थे वहां राशन पहुंचा दिया गया, लेकिन एक जो सफेद पोश तबका है, कारोबारी तबका है, उनकी सकत तो खत्म होती जा रही है। आपको कोई मैकेनिज्म तो इवॉल्व करना पड़ेगा अल्टीमेटली। देखिए, बिल्कुल करना पड़ेगा और करना चाहिए भी। वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये काम हुकूमत का है। ये इतना ये डे टू डे बेसिस पे काम करे। आप ये जो केसेस देख रहे हैं, ये जो आपको रिपोर्ट हो रहे हैं और इस्लामाबाद से WHO की वेबसाइट पे जा रहे हैं, ये टिप ऑफ एन आइसबर्ग है। कल मैंने एक सेनेटर को फोन किया कि मेरे अंकल अफगानिस्तान से आए हैं और उनके साथ 8 आदमी आए हैं, सबको कोरोना पॉजिटिव हो गया है और वो वहां रुके हुए। तो वो सेनेटर साहब कहने लगे मैं तो खुद घर में क्वारंटाइन हूँ, मुझे कोरोना पॉजिटिव है। यहाँ घर घर में लोग बैठे हुए अपने आप को, जिस तरह वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना कि नहीं गए, उन्हें पता है कि इन्होंने क्या फैसिलिटीज कोरोना के लिए रखी हुई हुकूमत ने, किस तरह जलीलो ख्वार करते हैं, किस तरह उनको जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं। इसीलिए लोग इन क्वारंटीन सेंटर में नहीं आ रहे और ये लोग घरों में मरना पसंद कर रहे हैं, ना कि जाके अस्पतालों में या इनके जो क्वारंटाइन सेंटर इन्होंने सो कॉल्ड बनाए हुए वहां पर। आप तो सैयद साहब, आप आगे क्या तवक्का रखते हैं? आगे आप कैसे मुकाबला करेंगे? अभी कहा जा रहा है कि ये आने वाले दिनों में जो है ये मजीद जो है वो हालात सख्त हो सकते हैं, नंबर ऑफ पेशेंट्स जो है वो इनकी तादाद बहुत ज्यादा हो सकती है। देखिए, मुझे तो अल्लाह ताला ने बचाया हुआ और ये कुछ खास करम है पाकिस्तान पे। इस हुकूमत से कुछ नहीं करना है। अब जो कुछ भी करना है, कप्तान ने टॉस जीत कर कोरोना को बैटिंग की ऑफर कर दिया और वो बैटिंग करेगी और वो जितने स्कोर करना चाहिए करके पाकिस्तान से तब भी जाएगी। जी अहमद जवाद साहब, कोरोना को जो है वो कप्तान साहब बैटिंग करने दे रहे हैं, क्या जरूरत पेश आई इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को जो है वो इसमें मदाखलत करने की? और उसके साथ साथ बड़ा वाज़े तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है बुनियादी जो पॉइंट्स है उनको, तमाम पॉइंट्स को बहुत बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट करा है कि जहां आज पाकिस्तान खड़ा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को ही पता होगा कि उन्होंने किस बात पे एक्शन लेना है और किस बात पे ऑब्जर्वेशन देनी है। मैं तो जो इस वक्त कोरोना की सूरत हाल है
हुकूमत क्या कर रही है या क्या होना चाहिए, उस पर बात कर सकता हूँ। तो जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि हुकूमत जो इस वक्त बात कर रही है वो है को एग्जिस्टेंस की, कि हमने कोरोना की इस वबा और इस थ्रेट के साथ अपने आप को कैसे को एग्जिस्ट करना है। और को एग्जिस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आपने जो है वो एहतियाती तदाबीर ख़त्म कर देनी है। को एग्जिस्ट का मतलब ये है कि तकरीबन अब हम तकरीबन 9 वीक्स तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं और हमें नहीं पता कि ये कितना और अरसे तक हमें इस सूरत हाल में दो चार रहना पड़ेगा। इसलिए ये सोचना ज़रूरी है कि हमने इसके साथ को एग्जिस्ट कैसे करना है, कैसे अपने आप को इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली वाइबल रखना है। हमारे लोगों का रोजगार, आपके सवाल में जो है वो आपका जवाब है कि 9 वीक्स हो चुके हैं और अभी हमें ये सोचना पड़ेगा। आपके ख्याल में टाइम बहुत ज्यादा गुजर नहीं गया? आपको बहुत बेहतर टाइम मिला कि आप ये तमाम तर मैकेनिज्म इवॉल्व कर सकते हो, अदालत उज़्मा को टाइम नहीं देना पड़ता 1 हफ्ते का? जी बिल्कुल। मैं इसको ही थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि जो पहले हमारे 8 हफ्ते हैं उसका तो सारा दारोमदार जो है वो लॉकडाउन के ऊपर रहा है। सबका फोकस जो था वो लॉकडाउन के ऊपर था। लेकिन अब 2 महीने गुजरने के बाद मैं ये समझता हूँ कि अब हमें को एग्जिस्टेंस के बारे में भी सोचना चाहिए कि हमने अपनी जिंदगी जो है वो लॉकडाउन के साथ किस तरह से जिंदगी का पहिया जो है वो भी चलता रहे। तो ये अब एक सोच है, इसके ऊपर अब हम बात कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन जो है उसके हवाले से मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक इदारा है और उसका ये एक अथॉरिटी है कि कोई ऐसी चीज नहीं कही जवाद साहब। सुप्रीम कोर्ट ने यही जो आज के जमीनी हकायक है उनको ही बड़ा जो है वाजे करके आपके सामने पेश किया। मेरे ख्याल में ये ज्यादा बेहतर होता कि हुकूमत इन हकायक से जो है वो वाकिफ होती। देखें, हकायक से हुकूमत बिल्कुल वाकिफ है। अगर आपको याद हो तो प्राइम मिनिस्टर ने तकरीबन 1 महीना पहले एक अंदाजन उन्होंने कहा था कि 50,000 तक लोग जो हैं वो कोरोना से इफेक्ट होंगे। प्राइम मिनिस्टर ने रिपीटेडली ये बात कही है कि इसको सीरियस लें, इसको हमें सोशल डिस्टेंसिंग और अपनी एक्टिविटीज को महदूद करना होगा, हमें एहतियात करनी होगी। और हुकूमत ने अभी तक जो है जो एक लिमिटेड लॉकडाउन है वो जारी रखा हुआ है, उसमें कोई अभी तक उसमें कोई ढील नहीं दी गई। लेकिन अब इसका ज्यादा इन्हिसार मैं समझता हूं कि इंफरादी तौर पे हमारे ऊपर भी है कि हम एज ए इंडिविजुअल इसको किस हद तक हम इसको फॉलो करते हैं। ये कोरोना वायरस अगर किसी के भी ज़हन में ये है कि एक हुकूमत जो है एक हुकूमती कदम के साथ जो है कोरोना वायरस जो है वो हैंडल हो सकता है, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। इसकी जो ग्रेविटी है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट बताए, चाहे हुकूमत बताए, चाहे अपोजिशन बताए, वो ग्रेविटी मौजूद है। उससे किसी को डिनाई हुकूमत का मसला नहीं है या चाहिए। लीडरशिप का फुकदान नजर आता है। लीडरशिप जो है वो यकीनन इसको कोप अप करने के लिए बहुत बेहतरीन किरदार अदा कर सकती थी, वो हमें नहीं नजर आता। वफाक और सूबे के माबैन, बिलखुसूस सिंध के माबैन जो है वो हमें मुसलसल जो है वो एक अदम इस्तेकाम की सूरत हाल नजर आती है। जी देखें, अब आपने रोल ऑफ लीडरशिप की बात की है, तो अब हमें ये चैलेंज फील हो रहा है कि पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर 18th अमेंडमेंट के बाद जिस तरह से सेहत और दूसरे जो सेगमेंट्स थे उनको सूबों को दिया गया, तो आज हमें यही दिक्कत पेश आ रही है कि कोई एक यूनिफॉर्म पॉलिसी इस मुल्क में लाना तकरीबन जो है वो नामुमकिन हो गया है, क्योंकि सूबे की इंटरप्रिटेशन जो है और उसकी ट्रांसलेशन डिफरेंट है, फेडरल डिफरेंट तरीके से सोच रहा है। अगर इसी वजह से शायद मेरा ख्याल है कि एक जो 18th अमेंडमेंट के हवाले से भी डिबेट स्टार्ट हो जाए कि क्या सेहत जैसे ऐसे मामलात कि जिसको मरकजी तौर पे एक यूनिफॉर्म पॉलिसी के तौर पे हैंडल होना चाहिए, क्या वो सूबों के पास रहने से हम किसी पेंडेमिक का या ऐसी किसी सूरत हाल का मुस्तकबिल में मुकाबला कर सकेंगे? जवाद साहब, इसके लिए बिल्कुल सोचा जा सकता था, इसके लिए बिल्कुल जो है वो आप अपनी राय दे सकते थे, लेकिन उससे पहले वफाक की जो बुनियादी जिम्मेदारी थी कोई मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस कराना था, वो ताहाल नहीं कराया जा सका। आप कह रहे हैं इस पे सोचा जा रहा है, इस पे सोचना चाहिए। देखें, 18th अमेंडमेंट के तहत हर सूबा इंडिपेंडेंट है, सेहत उसकी जिम्मेदारी में आता है। तो इसमें वफाक को कैसे हम ये जिम्मेदार ठहरा सकते हैं
कि वफाक ने जो है वो किसी एक सूबे का काम नहीं किया। सेहत का जो मामला था, चाहे वो पेंडेमिक हो, चाहे उसके हवाले से आपने लॉकडाउन करना है, कर्फ्यू लगाना है, आपने वफाक की जिम्मेदारी अल्टीमेटली बनती थी, वो ये बनती थी या तो कन्विंस हो जाते सूबों के साथ या सूबों को कन्विंस कर लेते, लेकिन एक निजाम जो है वो एटलीस्ट मुतारिफ कराया जाता कि जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान को चलाया जाएगा, मईशत को माशरत के बचाते हुए जो है वो इस वबा का मुकाबला किया जाएगा। देखिए, इसमें कुछ एरियाज ऐसे हैं कि जिसमें एक नेशनल पॉलिसी का होना जरूरी है। जैसे कि हम टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें हमारे जो दोस्त ममालिक हैं जैसे चाइना है, वहां से अगर हमें डोनेशन आती है तो वो तमाम सूबों में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। इस बात की हवाले से जो अवेयरनेस है वो नेशनल लेवल पे होनी चाहिए। लेकिन देखें, इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन जो है वो सूबों ने करनी है। वो 18th अमेंडमेंट के तहत वो सूबों की जिम्मेदारी है। अगर सूबा ये समझता है, और इस बात पे कोई वफाक को कोई एतराज नहीं है कि आज अगर सिंध कहता है कि हमने कर्फ्यू लगाना है, हमने लॉकडाउन करना है, तो इसमें वफाक की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। वफाक तो एक जनरल गाइडलाइन दे रहा है, और जो इन एडिशन, यही तो वो मजाक है जवाब साहब जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है कि अगर सूबे को करना है, एक सूबा अगर कर भी लेता है लॉकडाउन और ये एक नया निजाम मुतारिफ कराता है और दीगर सूबों में उसमें इंप्लीमेंट नहीं हो रहा होता, तो अल्टीमेटली आप इस वबा को कैसे रोक पाएंगे? इस पर मजीद बात करेंगे। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम जिक्र कर रहे थे आज की मौजूदा सूरत हाल को, बिलखुसूस अदालत उज़्मा की जानिब से जिस तरीके से आज चीज़ों को पॉइंट आउट किया गया और उसको एड्रेस करने के हवाले से हुकूमत को ताकीद की गई। सेनेटर साहब, आपके ख्याल में आज की मौजूदा सूरत हाल में आज भी जो है वो हुकूमत सोच रही है, आज भी जो है वो सारी बहस इस बात पे चल रही है कि 18 अमेंडमेंट के बाद जो है वो सूरत हाल तब्दील हो गई है, हम इस वबा से जो एक पेंडेमिक है पूरी दुनिया जिससे मुतासर है, हम आज तक इसी में फंसे रहेंगे, हम कैसे निकलेंगे? देखिए, पाकिस्तान में दहशत गर्दी का जब मामला था, नेशनल एक्शन प्लान क्यों बना? क्या दहशत गर्दी में रोकने के लिए सूबे खुद मुख्तार नहीं थे कि अपने अपने वहां पे रोकते? ऐसी चीजों के लिए जब आपका दुश्मन जो है आपको नजर ना आ रहा हो और इतना ट्रैक्टरस हो, इतनी तेजी से फैलने वाला हो और इतना जानलेवा हो, तो फिर आपको इसके लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाना पड़ता है। अब सूबे कैसे वो सिविल एविएशन को कंट्रोल कर सकते हैं? बॉर्डर्स पे क्या करेंगे? दूसरी पॉलिसीज हैं, WHO की गाइडलाइंस है, इस तरह की बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें होती हैं। ये सारी चीजें कोऑर्डिनेशन है, SOPs के थ्रू होती हैं। जब SOPs होते सूबे बाउंड होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने को, फॉलो करने के लिए। जब आप खुद कंफ्यूज हो, देखिए जैसे मैंने पहले कहा, इस हुकूमत ने कुछ नहीं करना। आपको वही बात आपने अभी की कि 50 दिन हो गए और अभी ये हुकूमत सोच रही है। डूअर्स आर ऑलवेज बेटर देन द नॉन डूअर्स। जब मरीज पड़ा हो और डाइंग हो तो उस वक्त हर तरह का हम उसके दिल में भी इंजेक्शन लगा देते हैं ताकि किसी तरह अगर 0.0001% भी चांसेस है तो बच सकता है, तो उसको ट्राई की जाए। लेकिन यहाँ तो कुछ करने के वही नहीं है, बस वेट किया जा रहा है कि साहब अपोजिशन का क्या किरदार है? बहरहाल अल्टीमेटली शेडो गवर्नमेंट जो है वो अपोजिशन होती है, अपोजिशन का क्या किरदार रहेगा अगर हुकूमत ही कहीं ना कहीं कमजोर नजर आती है इस तमाम तर मामले में? हमारे लीडर जो है अपने बीमार भाई को, लीडर को छोड़ के यहाँ पर आए कि यहाँ पर आके अपने इनपुट, अपना तजर्बा जो डेंगी में या दूसरे मैनेजमेंट का है या हमारी पार्टी को है, ठीक है, लोगों की इन्वेस्ट पॉलिटिशियन पे कौम का इन्वेस्टमेंट हुई होती है। अगर मैं 5-10 साल से हूँ तो मेरे ऊपर कौम का सरमाया लगा और मैंने कुछ नॉलेज गेन की हुई और वो मुझे वापस करनी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ सर्विस टू द नेशन, जो कि यहाँ किसी से नहीं ली जा रही है। यहाँ बस 2 आदमी बैठ के एक आदमी फैसला करते और बाद में उसको भी डिनाई कर देता है कि वो शर्फिया ने किया है, मुझे तो पता नहीं है। इनको तो हर चीज बताई जाती है। देखिए, आज भी हमने 22 अप्रैल को दोबारा हमने रिक्वेजिशन दी है कि कौमी असेंबली का वो टेस्ट किया जाए विद प्रिकॉशन। जो कुछ भी आपने वापसी इकदाम लेने हैं NDMA के SOPs के तहत या दूसरे जो भी हेल्थ गाइडलाइंस है,
लेकिन नहीं बुलाया जा रहा जानबूझकर। देखिए वहां पर बैठेंगे और ओपोजिशन बैठना चाह रही है, अपनी बात करके प्राइम मिनिस्टर रूप में चले जाते हैं, ना बिलावल साहब की बात सुनते हैं, ना दूसरे शहबाज साहब की बात सुनते हैं, ना दूसरे लीडरान की। अल्टीमेटली सैनी साहब कोई ना कोई किरदार तो होगा ना, अपोजिशन का भी कोई रास्ता तो होगा निकलने का। आपको भी आपकी करोड़ों में फॉलोइंग है, आप सेकंड लार्जेस्ट पार्टी हैं, आपके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मतलब आपको भी तो अपने वोटर्स को जवाब देना है, वो भी इसी मुल्क के शहरी हैं। देखिए बिल्कुल, इसीलिए हम इनको ये सपोर्ट कर रहे हैं और बार बार हर फोरम पे एजिटेट भी कर रहे हैं कि कुछ खुदा का वास्ता कुछ करें। इससे पहले कि अल्लाह ताला का अभी भी करम है, इससे ज्यादा करम हो सकता था, बहुत ज्यादा हो सकता था अगर ये अपने इनके लैप्सेस इतने ना होते और ये इतनी देर सोचने में ना लगाए। अगर ये स्टेज इन टाइम सेव 9 वाली बात है, बर वक्त कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई, अभी भी लेट नहीं हुई, अभी भी इसको आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। तो के जैसे मैंने कहा कि बहुत कम टेस्ट हो रहे हैं कोरोना के एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के। लोकल अपने हमसायों के इर्द भी आप देख लें तो पाकिस्तान की टेस्टिंग कैपेसिटी जो है वो पर मिलियन लोएस्ट है, और ये जो टेस्ट करते हैं ये 100 आदमियों के अगर आप टेस्ट करते हैं इसके फ्रिंजियल स्वैब के साथ तो 100 आदमियों को कोरोना होता है, लेकिन 32 में वो टेस्ट पॉजिटिव आता है। आप इससे अंदाजा लगा लें कि कितने और लोग हैं जो कि इसके अलावा इस माशरे में, इस पाकिस्तान में हमारे इर्द खेल रहे हैं और जो कोरोना पॉजिटिव हैं लेकिन वो अभी इलाज ही गई है, उनका टेस्ट नहीं हुआ, ना उनको सिम्टम्स आएंगे। याद करिए जी जवाद साहब, कितना अरसा और लगेगा कि कोई मजबूत पॉलिसी जो है वो मुतारिफ कराई जा सकेगी? ये स्मार्ट लॉकडाउन की बातें ज़रूर की जा रही हैं, वो स्मार्ट लॉकडाउन के साथ जो है वो हुकूमत कब सामने आ पाएगी? देखें, मुझे नहीं पता कि मजबूत पॉलिसी आप किस चीज को कहते हैं। मेरा ख्याल है कि आज भी कंफ्यूजन है ना, मैं आपको बता देता हूं, इसमें कोई इतनी बड़ी वो रॉकेट साइंस नहीं है। आज भी आप कह रहे हैं कि पंजाब में 37 जो है वो सनतें खोली गई हैं, सिंध में बात हो रही है तो 150 फैक्ट्रियों को इजाजत दी गई है। मतलब कोई निजाम ताहाल मुतारिफ नहीं कराया जा सका है। कोरोना पेशेंट भी अगर कोई है तो लोगों को अस्पताल जाने तक में दुश्वारी है। लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में लॉकडाउन भी कहीं नहीं नजर आ रहा। मसाजिद का, मार्केटों का एक नया मसला जो है वो आपने खड़ा कर दिया है। देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले एक यही बात की थी कि जिसको मिस इंटरप्रेट कर दिया गया कि हुकूमत अभी सोच रही है। मैंने जो बात की थी वो ये थी कि हमें 2 महीने के बाद साथ को एग्जिस्टेंस के बारे में सोचना है कि कोरोना अब इसके बाद भी 2 महीने या 3 महीने और जारी रहता है तो हमने अपने मुल्क में इकोनॉमी का या एक इंसानी जिंदगी का जो पहिया है उसको किस तरह से चलाना है। अब उन्हीं चीजों के ऊपर डेलिब्रेशन करते हुए इस किस्म के फैसले किए जा रहे हैं जिसमें महदूद इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें महदूद बिजनेस एक्टिविटी को आहिस्ता आहिस्ता अलाउ किया जा रहा है। मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ ऐसी कंट्रीज की कि जहां पे लॉकडाउन नहीं हुआ लेकिन इसके बावजूद वहां पे एक अच्छी मेजरमेंट्स के साथ, एहतियाती तदाबीर के साथ वहां पे कोरोना के ऊपर काबू पा लिया गया। तो ये अगर हम शुरू से लेके अभी तक ये आवाजें क्यों उठ रही है अपोजिशन की जानिब से, दीगर सियासी जमातों की जानिब से? आप क्यों तमाम तर जमातों को लेके, तमाम तर हुकूमतों को लेके कोई निजाम मुतारिफ नहीं करा पाए? सदर को क्यों देखिए, एक फोरम जो है नेशनल फोरम मौजूद है, नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर मौजूद है जहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट भी है, वहाँ पे सारे सूबे भी हैं, तमाम मुतल्लिका महकमे भी वहाँ पे बैठते हैं, चाहे वो सिविल एविएशन हो, चाहे PIA हो, तमाम महकमे वहाँ, और वो इसीलिए बैठते हैं कि वहाँ पे बैठ के तमाम अपनी तजावीज़ दे के और एक मजबूत पॉलिसी जो आपने जिसका जिक्र किया वो बनाई जाए। अब उस नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर के अंदर जो भी तय होता है उस सूबों की कंसल्टेशंस और उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके उनसे डिस्कस करके तय किया जाता है। लेकिन उसके बाद जब हम मीडिया में आते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे दरमियान कोई किसी किस्म की कंसल्टेशन नहीं है। नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर में तो हर एक हफ्ते के बाद मीटिंग हो रही है और अगर वो कंसल्टेशन इस तरीके की होती तो क्या जरूरत थी अदालत उज़्मा को जो है खुद नोटिस लेने की, आपको एक हफ्ते का टाइम देने की? कहीं ना कहीं मामला पेचीदा हैं तो नौबत आई कि अदालत उज़्मा ने इस पर नोटिस लिया और आपको टाइम फ्रेम दिया है। देखिए, पेचीदा नहीं है। अदालत उज़्मा ने कहा कि तमाम कार्रवाई जो है वो कागजों पे लगती है, बिल्कुल ऑन ग्राउंड नहीं है।
बहुत बारीकबीनी से जायजा लिया गया है तमाम तर पाकिस्तान के हालात का। जवाद साहब ये देखें, अदालत उज़्मा सुप्रीम है, वो अगर उन्होंने हुकूमत से सवाल किया है तो सवाल नहीं किया, उन्होंने आपको चीजें पिन पॉइंट करके बताई कि ये खराबियां। एक दुकानदार दुकान खोलने के लिए जाएगा तो दुकानदार को कहां से लेके कहां तक जो है वो रिश्वत देनी पड़ेगी तो दुकान खुलेगी। मतलब एक नया कल्चर जो है वो पाकिस्तान में मुतारिफ हो चुका है। आप एक चीज को हल नहीं कर पा रहे हैं या दीगर मसाइल जन्म ले चुके हैं। देखिए, अगेन मैं वही आपसे कह रहा हूं कि अगर एक सूबे के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है जो सूबे के पास है, वो सूबे की जिम्मेदारी है। जो बात आपने कही है, अगर ये पंजाब के अंदर हो रही है तो ये पंजाब गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार है, अगर ये सिंध के अंदर हो रही है तो ये सिंध की गवर्नमेंट जिम्मेदार है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ये आर्गुमेंट जो है वफाक को कैसे जो है वो बरीउस जमा कर सकता है आज की सूरत हाल में, जबकि कलेक्टिव जो है वो डिसीजन होना चाहिए था, कोई कलेक्टिव पॉलिसी होनी चाहिए थी। ये आर्गुमेंट कब तक चलेगा कि ये 18 अमेंडमेंट के बाद कौन सा सूबा कौन सा जिम्मेदार, ये कैसे चलेगा? नहीं, मैं तो आपके उस सवाल का जवाब दे रहा था कि जिसमें आपने कहा कि एक दुकान खोलना या वहां पे देखें, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव सारे ये एक सूबे की जिम्मेदारी है। ये 18th अमेंडमेंट से पहले भी सूबे की थी और उसके बाद भी सूबे की जिम्मेदारी है। हमें तो ये देखना है कि अगर किसी सूबे में अगर ऐसा नहीं हो रहा तो हमें उस सूबे की हुकूमत को मौरूद इल्जाम ठहराना है, ना कि उसमें फेडरल गवर्नमेंट को ये कहना है कि एक सूबे के अंदर जो है वो बाजारों या मार्केट में कोई एक सर्टेन पॉलिसी या उसके हवाले से जो उसकी एग्जीक्यूशन है वो नहीं हो रही। जवाब साहब, लेकिन आज के जो रिमार्क्स हैं, आज की जो हियरिंग थी, उसमें जो मंजर कशी की गई है, आपको तो मेरे ख्याल में थैंकफुल होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का कि तमाम तर वाकया, शायद आपको जो है वो ज़मीनी हक़ाइक़ का इस हद तक अंदाज़ा नहीं हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक एक चीज़ को बड़ा वाज़े करके आपके सामने कर दिया। तो इसको देखते हुए कोई पॉलिसी जो है वो डिवाइस की जा सकती है। देखिए, मुल्क के तमाम अदारे मुकद्दम हैं और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर हुकूमत को कोई एडवाइस की जाती है या उससे कोई सवाल किया जाता है तो ये हुकूमत का फर्ज बनता है कि उसका जवाब जमा करवाए। उसके लिए उन्होंने हफ्ते का टाइम दिया है तो वो जरूर हुकूमत अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करेगी। उसमें अगर कोई मुश्किलात हैं या मसाइल हैं या सूबों के साथ कोऑर्डिनेशन में कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी जाहिर आएंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ऑलरेडी एक इदारा, एक फोरम मौजूद है नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर का, कि जहां पे तमाम सूबे और फेडरल गवर्नमेंट मिलके तमाम फैसले कर रहे हैं। ये तो ऑलरेडी हो रहा है। लेकिन इससे जो है वो आज के हालात में किसी भी किस्म की तशफ़ी जो है ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए ना और बल्कि पाकिस्तान की आवाम के लिए भी किसी किस्म का कोई तसल्ली बख्श तशफ़ी वाला जवाब जो है वो नहीं सामने आ रहा। पेचीदा मसाइल जो है वो मुसलसल बढ़ते चले जा रहे हैं। सेनेटर साहब, कोई हल है आपकी नज़र में इसको मुस्तकबिल में इसको बेहतर किया जा सके, या जो अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि ये मुस्तकबिल में जो है मजीद पेचीदा हालात हो सकते हैं, आप कैसे काउंटर मैकेनिज्म आपके पास क्या है, अपोजिशन के पास क्या है? देखिए, हमारे पास तो यही है कि हम इनसे ताउन करें इस मामले पे और एक कौम होकर करें। इस कौम ने 2018 जुलाई के इलेक्शन में वोट दिए थे, लेकिन RTS मशीन ने इनको जिताया था कि ये अवाम के मसाइल हल करेंगे और अपने वादे पूरे करेंगे। लेकिन इनको एक ही काम जो आता है वही करते हैं और कशकोल लेके हर दफा कौम के सामने आ जाते हैं कि हर मसले का जवाब ये कशकोल है। जी जवाद साहब, लास्ट मिनट है, क्या आर्गूमेंट करेंगे? सूरत हाल वाकई इससे ज़्यादा मुख्तलिफ कुछ नहीं है कि अगर कोई चीज़ आ जाती है तो वो इसी पे आ जाती है। देखें, मैं तो यही कहूँगा कि पिछले 100 साल में इससे बड़ा चैलेंज जो है वो किसी भी कौम या किसी भी मुल्क को दरपेश नहीं हुआ। हम भी इस चैलेंज का सामना कर रहे हैं, बाकी ममालिक भी मुश्किलात का शिकार हैं, हम भी मुश्किलात का शिकार हैं। लेकिन अगर कौम में यूनिटी होगी तो इंशाल्लाह इस थ्रेट को, इस चैलेंज को हम ओवरकम कर लेंगे। यही बदकिस्मती है कि यहाँ वफाक और सूबों के माबैन जो है वो यूनिटी नहीं नजर आ रही है, जो इत्तेफाक नहीं नजर आ रहा है। आप गुफ्तगू कर रहे हैं कौम की, तो वो कौम और लीडरशिप दोनों चीजें पाकिस्तान में इसका बड़ा वाज़ेह फुकदान है। जी देखें, ये जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट की भी है और ये जिम्मेदारी सूबाई हुकूमतों की भी है कि वो इस मौके के ऊपर एक नेशनल यूनिटी का मुजाहिरा करें और इस वक्त कॉमन एनिमी के खिलाफ इकट्ठे मिलकर लड़ें। बहुत शुक्रिया। अहमद जवाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, सेनेटर असद अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया था शैला रजा साहिबा ने। आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बुनियादी ज़रूरत जिस चीज़ की है उसका फुकदान ताहाल नज़र आ रहा है, वो है कोऑर्डिनेशन का।
या सियासी इस्तेहकाम का, जिसके बगैर जो है ना कोई कौम आगे बढ़ सकती है और ना पाकिस्तान को हम किसी भी सूरत जो है वो आगे जाते हुए देख सकते हैं। एक हफ्ते का टाइम जो है वो अदालत उज़्मा की जानिब से दिया गया है। देखते हैं एक हफ्ते में हुकूमत जो है वो ऐसी कौन सा मरबूत निज़ाम इंट्रोड्यूस कराने में कामयाब हो सकती है कि जिसके बाइस जो है इस वबा का भी मुकाबला किया जा सके और उसके साथ साथ पाकिस्तान की मईशत और माशरत को लेकर आगे चला जा सके। इसके साथ साथ प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। मंसूर खान को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।